गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल M2M क्लासेज में। और इस दृष्टि जियोग्राफी की सीरीज में आज यह इस सीरीज की 9वीं क्लास है। और इसमें आज हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल है अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। नदियों से संबंधित है यह अपवाह तंत्र। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था, आज चैप्टर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप सब मतलब किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं इस चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इस क्लास को इसके परिचय से स्टार्ट करता हूँ कि क्या कहता है इसका परिचय। कि जब नदियों का बहाव कुछ निश्चित जलमार्गों यानी वाहिकाओं के माध्यम से होता है तो उसे नदियों का अपवाह कहते हैं। यानी जब नदियों का जल का बहाव कुछ निश्चित जलमार्गों यानी वाहिकाओं के माध्यम से होता है तो उसे नदियों का अपवाह कहते हैं, तथा इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र या अपवाह जाल कहते हैं। ठीक है। अपवाह तंत्र मुख्य नदी एवं इसकी सहायक नदियों का एक एकीकृत तंत्र होता है जो सतह के जल को एकत्र कर उसे दिशा प्रदान करता है। एक नदी एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट तथ्य यह कि एक नदी एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। आगे इसमें एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है जिसे जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल सम्मर कहा जाता है। बड़ी नदियों के द्वारा जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है उसे तो नदी द्रोणी कहा जाता है, तथा छोटी नदियों व नालों के अपवाहित क्षेत्र को जल सम्मर कहा जाता है। जल सम्मर तथा जल विभाजक एक अपवाह द्रोणी का दूसरे से अलग करने वाली सीमा है। आगे नदियों का अपवाह प्रतिरूप क्या कहता है इनका प्रतिरूप कि नदियों के उद्गम स्थान से लेकर के उसके मुहाने यानी मुख तक नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा की गई रचना को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। और जो इसका प्रतिरूप है वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, जैसे भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति पर, ढाल प्रवणता पर, जल की मात्रा पर भी निर्भर करता है, और बहाव की अवधि पर। जो इसका अपवाह तंत्र है इन सभी कारकों पर निर्भर करता है। आगे कुछ ये नदियों के अपवाह के कुछ प्रतिरूप दिए हुए हैं, जिसमें पहला है वृक्षाकार प्रतिरूप, यानी इसे ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप भी कहते हैं। ठीक है। जब नदियों की जलधाराएं उस स्थान के स्थलीय ढाल के अनुसार बहती हैं तो मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा वृक्ष की शाखाओं के रूप की तरह अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है, जिसे ध्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। यानी जब नदियों की जलधाराएं उस स्थान के स्थलीय ढाल के अनुसार बहती हैं, मतलब स्थलाकृति का जिस तरफ ढाल होता है उसी तरफ बहती हैं, तो मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा वृक्ष की शाखाओं की आकृति के रूप में मतलब आकृति का निर्माण होता है, जिसे ध्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है। और इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि उत्तरी भारत के मैदान की प्रमुख नदियां अधिकतर सभी नदियां इसके उदाहरण हैं, और दक्षिण भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, जिनमें प्रमुख हैं गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। आगे जालीनुमा अपवाह तंत्र। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हों तथा सहायक नदियां उसे समकोण पर काटती हों तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे इसमें मुख्य नदियां तो मान लो समांतर क्रम में बहती हैं, ठीक है, जैसे इसकी, लेकिन जो इसकी सहायक नदियां होती हैं वह इन्हें समकोण पर काटती हैं, आकर के जब मिलती हैं तो इनसे समकोण पर आकर के मिलती हैं। आगे आयताकार अपवाह तंत्र। इसमें जब सहायक नदियां अपनी मुख्य नदी से समकोण पर मिलती है तो इस प्रकार बने प्रतिरूप को आयताकार प्रतिरूप कहा जाता है। उदाहरण विंध्य की पहाड़ियां एवं पलामू क्षेत्र की कुछ नदियां इस प्रकार के उदाहरण हैं।
ये आयताकार और जालीनुमा में एक इम्पोर्टेंट अंतर यह है कि इसमें जो मुख्य नदियां होती हैं इस जालीनुमा में वो समांतर बहती हैं, लेकिन आयताकार में मुख्य नदियां समांतर ना होकर के किसी क्रम में भी बह सकती हैं, लेकिन इसकी जो सहायक नदियां होती हैं वह इन दोनों को समकोण पर ही काटती हैं। ठीक, आगे इसमें अरीय अपवाह तंत्र। इसमें जब किसी केंद्रीय शिखर से जलधाराओं का प्रवाह सभी दिशाओं में होता है तो इस प्रकार बनी संरचना को अरीय प्रतिरूप कहते हैं। और इसके उदाहरण है अमरकंटक से निकलने वाली नदियां जैसे नर्मदा, सोन आदि, ये सभी नदियां इसके उदाहरण है। मान लो कि जैसे ये केंद्र है, ठीक है, ये नदियों का उद्गम स्थल है, यहां से निकलेंगी नदियां, तो कोई नदी इधर, कोई इधर, कोई इधर, मतलब चारों दिशाओं में किधर भी निकल सकती हैं। मतलब केंद्र से निकलने के बाद ये समझो जैसे सूर्य है, ठीक है, जैसे सूर्य का प्रकाश जो किरणों के रूप में चारों दिशाओं में निकलता है ना, उसी प्रकार से यह अरीय अपवाह तंत्र होता है। और देखो ये आपके सामने आकृति दी हुई है कि ये पहले है वृक्षाकार आकृति, ठीक है, देख लो वृक्ष के समान है, जैसे वृक्ष में मतलब उसकी पत्तियों में या उसके तनों में जो कुछ भी वो डालियों में जो बनता है ना आकार, वो वृक्षाकार ही है ये, जैसे इसको ये समकोण पर काट दिए हैं। ये आगे जालीनुमा, और ये अरीय जो बताया था अभी चारों दिशाओं में निकलती हैं। पहले देखते हैं, और ये वलयाकार अपवाह तंत्र को। इसमें परवर्ती नदियां अनुवर्ती से जुड़ने से पहले वक्र अथवा चापाकार मार्ग से होकर गुजरती हैं, जिससे वलयाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। यह अपवाह रूप भारत में सामान्यतः विकसित नहीं है। नीलगिरी यानी तमिलनाडु व पिथौरागढ़ उत्तराखंड पहाड़ की नदियों में इसके कुछ उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती नदियां अनुवर्ती नहीं परवर्ती नदियां अनुवर्ती नदी से जुड़ने से पहले वक्र अथवा चापाकर मार्ग से होकर के गुजरती हैं। अब आगे देखते हैं अवकेंद्रीय अपवाह तंत्र। जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित हो जाती हैं तो ऐसे प्रतिरूप को अवकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। देखो मतलब अवकेंद्रीय प्रतिरूप ये हो गया जैसे कि ये एक जगह है, ठीक है, चारों तरफ से नदियां आई, किधर से भी आ सकती है, इसी में आकर के प्रवाहित हो जाएं, तो ये आकृति जो बनती है इसी को अवकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। आगे गुम्बदाकृत अपवाह तंत्र। यह वलयाकार व अरीय अपवाह तंत्रों के तत्वों का मिला जुला रूप होता है। यह वलयाकार व अरीय अपवाह तंत्रों के तत्वों का मिला जुला रूप होता है, गुम्बदाकृति जो होती है। आगे समांतर अपवाह प्रतिरूप। इस अपवाह प्रतिरूप में नदियां लगभग एक दूसरे के समांतर बहती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में मिलने वाली नदियां इसकी उदाहरण हैं। अब आगे देखते हैं अपवाह तंत्र इसका। धरातलीय सतह की प्रकृति तथा ढाल एवं भौमिकीय संरचना के आधार पर इसके अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इसमें क्रमवर्ती अपवाह तंत्र और दूसरा है अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। तो पहले क्रमवर्ती अपवाह तंत्र को देखते हैं कि इसके अंतर्गत उन नदियों को सम्मिलित किया जाता है जो ढालों के अनुरूप प्रवाहित होती हैं, और इनमें भी अनुवर्ती और परवर्ती नदियां आती हैं, ठीक है, जो ढाल के अनुरूप बहती हैं। अनुवर्ती नदियों में देखते हैं ये वे नदियां होती हैं जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं, अनुवर्ती नदियां कहलाती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां अनुवर्ती नदियों के उदाहरण हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी अनुवर्ती नदियों के उदाहरण हैं। किसी क्षेत्र में सर्वप्रथम अनुवर्ती नदियों का उद्गम होता है जो क्षेत्रीय धरातल के ढाल के अनुसार बहती हैं। जिधर स्थलाकृति का ढाल होता है उसी तरफ ये बहती हैं अनुवर्ती नदियां। और परवर्ती नदियां मुख्य अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली नदियां परवर्ती नदियां कहलाती हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, बेतवा, सोन इत्यादि गंगा तथा यमुना में जाकर के समकोण पर मिलती हैं। जैसे गंगा यमुना तो अनुवर्ती नदियां हो गई और ये उसमें जाके मिलेंगी समकोण पर, तो ये
परवर्ती नदियां हो गई। आगे है अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। इसके अंतर्गत उन नदियों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, मतलब जो ढाल होता है उसके विपरीत दिशा में चलती हैं ये, तथा भौमिकीय संरचना के प्रतिकूल प्रभावित होती हैं, जैसे पूर्ववर्ती नदियां और पूर्वारोपित नदियां। इनमें पूर्ववर्ती नदियां और पूर्वारोपित नदियां। पहले देखते हैं पूर्ववर्ती नदियों को। वे नदियां जो हिमालय निर्माण के पहले से बहती थीं तथा अपनी धाराओं की दिशा में उत्थित स्थलों जैसे पर्वतों को काटकर गोर्ज अथवा महाखंड बनाकर प्रवाहित होती हैं, पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। और इसके प्रमुख उदाहरण हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। ठीक है, ये हिमालय निर्माण से पहले की नदियां हैं। अब पूर्वारोपित नदियां, ये नदियां स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, और इसके प्रमुख उदाहरण हैं स्वर्ण रेखा, सोन, चंबल, बनास। अब आगे देखते हैं भारत की नदियों का अपवाह तंत्र, यानी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडियन रिवर्स। भौगोलिक आकृति के आधार पर भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला है हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। देखो ये मैप है, इसमें दिखाता हूं आपको। ये सबसे ऊपर है इंडस यानी सिंधु नदी, जैसे ये जा रही है सिंधु, और ये सिंधु के नीचे झेलम। ये क्रम से जो पंच नदी हैं, पंचजन जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पंचनद नदियां हैं सभी। और ये सदानीरा नदियां हैं, मतलब 12मासी नदियां हैं ये, क्योंकि इन्हें ग्लेशियर से और बरसात दोनों से पानी मिलता रहता है। ठीक है, ये हो गई गंगा और ये हो गई यमुना, और देख लेना आप इसे जूम करके अच्छी तरह से। ये गोदावरी, ये भीमा, ये कृष्णा, और ये आगे कृष्णा के रूप में यहाँ दो भागों में बढ़ जाती है, फिर आगे चल के कृष्णा की रूप में ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये कावेरी हो गई। ठीक है, पहले देखते हैं इसमें हिमालय की नदियों के अपवाह तंत्र को, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हिमालयन रिवर्स। हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी होती हैं, क्योंकि इन्हें जल की पूर्ति निरंतर होती रहती है, हिम और वर्षा दोनों से। आगे इसमें अपने पर्वतीय मार्ग में ये नदियां गहरे गोर्ज, वी आकार की घाटियां, छिप्रिकाएं व जलप्रपात का निर्माण करती हैं, तथा मैदान में पहुंचने पर समतल घाटियों, गोखुर झीलों, बाढ़कृत मैदानों, विसर्पों तथा डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। और इस अपवाह तंत्र में मुख्य रूप से 3 नदियों का अपवाह तंत्र शामिल है, जिसमें पहला है सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, दूसरा है गंगा नदी का, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी का। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें सिंधु नदी के अपवाह तंत्र को, कि सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। इसे तिब्बत में सिंगी खम्मान तथा शेरमुख कहते हैं। अपने उद्गम से निकलने के पश्चात लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई यह दमचोक के पास भारत में प्रवेश करती है, तथा लद्दाख एवं गिलगित से प्रवाहित होने के दौरान गार्ज का निर्माण कर दर्देस्तान में चिल्लड़ के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। भारत में इसकी जो लंबाई है वो 1114 किलोमीटर की दूरी भारत में तय करती है। उसके बाद ये पाकिस्तान में जाती है और इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर हो जाती है अरब सागर में गिरने के बाद। और सिंधु नदी के बाएं एवं दाएं दोनों तरफ से अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे श्योक, इसके मतलब दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में श्योक, गिलगित, सिगार, काबुल, जास्कर, पंचनद, नहीं ये बाएं किनारे से लगती हैं, नहीं ये तो सभी टोटल हैं जो इससे लगती हैं। पंचनदों में होती हैं झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, सतलज। इनमें काबुल के अतिरिक्त दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियां कुर्रम, तोली,
सॉरी सॉरी गलती हो गई। जो मैंने ये पहले पढ़ी थी ना, श्योक, गिलगिट, सिगार, काबुल, जास्कर, पंचनद, ये सभी तो बाएं तरफ से लगती हैं इसमें। और काबुल एक ऐसी है जो इसके दाएं किनारे की तरफ लगती है। और इसके अतिरिक्त कुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ और संगर भी ये दाएं तरफ से लगती हैं इससे। ये सभी नदियां सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। पंचनद नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान में मीथनकोट के पास सिंधु में मिल जाती हैं। सिंधु नदी का मुहाना अरब सागर में है। और सिंधु नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 है। भारत में केवल लद्दाख संघराज क्षेत्र में प्रवाहित होती है। सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह अवस्थित है। सिंधु नदी समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत इसके विसर्जन का मात्र 20% भाग ही उपयोग करता है। अब इसके बाद है झेलम नदी। इसका उद्गम स्थल पीरपंजाल गिरपद में स्थित बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है। झेलम नदी का उद्गम जो होता है शेषनाग झील से होता है तथा यह भूलर झील से होती हुई पाकिस्तान में जहांग के निकट चेनाब नदी से मिल जाती है। यह श्रीनगर के पास विसर्प का निर्माण करती है। झेलम नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व यह नदी एक गहरी घाटी का निर्माण करती है जिसे बासमंगल के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान में चेनाब से मिलने के पहले झेलम नदी पर मंगला डैम का निर्माण किया गया है। जो ये मंगला डैम है ये पाकिस्तान में है और ये झेलम नदी पर है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक यानी भारत एवं पाकिस्तान सीमा रेखा से होकर के बहती है। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में तुलबुल एवं उरी परियोजना चलाई जा रही हैं, बन चुकी हैं पहले ही। आगे चेनाब नदी। चेनाब नदी में से संबंधित है कि यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी भारत में लंबाई जो है 1180 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा के नाम से हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को जाना जाता है। चेनाब नदी बारालाचाला दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा दो नदियों के केलांग के निकट तांडी में मिलने से बनती है। जो ये चेनाब नदी है बारालाचाला दर्रे से निकलने वाली चंद्र और भागा दो नदियों के केलांग के निकट तांडी में मिलने से बनती है। चंद्र और भागा दो नदियों से। आगे पीरपंजाल पर्वत श्रेणी के समांतर कुछ दूरी तक पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के निकट पीरपंजाल में गहरा गोर्ज बनाती है। इसके पश्चात यह अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। चेनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं प्रमुख हैं कि चेनाब नदी पर महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। उनमें पहली है बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती। ये तीनों प्रमुख परियोजनाएं चेनाब नदी पर हैं और उरी और तुलबुल झेलम नदी पर हैं। देखो ये पंचनद नदियों का कुछ ये अपवाह तंत्र है, इसे देखते हैं और अच्छे से कि ये सबसे ऊपर इंडस, उसके नीचे झेलम, ये चिनाब, जैसे झेलम है ना आगे चलकर ये चिनाब इसी में मिल जाती है, फिर चिनाब रावी, फिर ये ब्यास। जो ब्यास नदी है इसका ओनली अपवाह तंत्र जो है भारत में है ओनली, ये पाकिस्तान में नहीं बहती है ब्यास नदी। ये सतलज है, फिर ये ब्यास नदी आगे चल के सतलज में मिल जाती है और ये सभी नदियां संयुक्त रूप से आगे चल के पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती हैं और अरब सागर में सिंधु नदी के नाम से प्रवाहित हो जाती हैं। आगे है रावी नदी। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है। यह चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। यह पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चिनाब से मिल जाती है। सराय सिंधु के पास यह सिंधु के बाएं तट से मिलने वाली पंचनद नदियों में से एक है। रावी नदी पर निर्मित परियोजनाएं चमेरा, थीन यानी रणजीत सागर तथा शाहपुर कंडी
बांध परियोजना प्रस्तावित हैं। मतलब ये जो चमेरा और थीन ये तो मतलब चालू है इस टाइम, और जो शाहपुर कंडी परियोजना बांध परियोजना है ये प्रस्तावित है। आगे व्यास नदी, यह रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है। यह धौलाधर यह धौलाधर श्रेणी में काती एवं लारगी में गोर्ज का निर्माण करती है। काती एवं लारगी में पंजाब के होशियारपुर जिले में स्थित तलवाड़ा नामक स्थान पर यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यह हरके नामक स्थान पर सतलुज से मिलती है। हरके नामक स्थान पर व्यास नदी जो है सतलुज नदी से मिल जाती है तथा इसके मिलन स्थान पर ही हरके बैराज है। हरके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर जो भारत की सबसे बड़ी नहर है का निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से किया गया है। यह पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है। ठीक है, व्यास नदी का जो प्रवाह होता है वो केवल भारत में होता है। आगे सतलुज नदी, इस नदी के पठार मतलब यह नदी तिब्बत के पठार की राक्षस ताल झील से निकलती है और यहां इसे लोंगचेन खंबाव के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे लोंगचेन खंबाव के नाम से जाना जाता है। यह भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक सिंध के समांतर बहती है तथा सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। राक्षस ताल से निकलकर यह नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है एवं हिमाचल प्रदेश में एक गहरी घाटी का निर्माण करती है। भाखड़ा नागल परियोजना हरके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर से संबंधित होने के कारण यह भारत की एक महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ये तीनों परियोजनाएं सतलुज नदी से संबंधित हैं, भाखड़ा नागल परियोजना, हरके बैराज और इंदिरा गांधी नहर। सतलुज नदी भी फिरोजपुर से फाजिलका यानी पंजाब के बीच भारत पाकिस्तान की सीमा से होते हुए बहती है। सतलुज नदी की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है जिसमें से भारत में 1050 किलोमीटर बहती है। अब आगे देखते हैं गंगा के अपवाह तंत्र को। पहले गंगा के जो सहायक नदियां हैं उनको देख लेते हैं कि इसके बाएं तट पर लगने वाली जो नदियां हैं वो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, भागमती, कोसी, महानंदा ये बाएं तट से लगती हैं गंगा के, और दाहिने तट से यमुना, सोन, टोंस और करमनासा। ठीक है, बाएं और दाएं हो गई। इन्हें नोट्स में लिख लेना अपने में और अच्छे से रिवाइज करना। गंगा नदी अपवाह तंत्र में देखते हैं कि सतोपत हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकली भागीरथी देवप्रयाग में मिलने के बाद जो ये संयुक्त धारा होती है उसी को गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी सतोपत हिमानी से जब अलकनंदा निकलती है और गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है तो ये प्रवाहित होने के बाद आगे चल करके देवप्रयाग में संयुक्त रूप से एक धारा के रूप में प्रवाहित होती हैं तो उसी धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा की सहायक नदियां जैसे पिंडार नदी बाएं तट से कर्णप्रयाग में तथा मंदाकिनी नदी दाएं तट से रुद्रप्रयाग में इससे आकर के मिलती है। धौली गंगा व विष्णु गंगा अलकनंदा की अन्य सहायक नदियां हैं। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। जो ये बद्रीनाथ का मंदिर है प्रसिद्ध, यह अलकनंदा के किनारे है। आगे गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का यानी गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु तक बहती है जहां यह दो धाराओं में बट जाती है। एक धारा हुगली पश्चिम बंगाल के लिए के नाम से जानी जाती है तथा दूसरी धारा भागीरथी के रूप में प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है जहां इसे ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद मेघना नाम से जाना जाता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जैसे कुछ स्थान है और नदियों के संगम दिए हुए हैं एक साइड में, जैसे विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है
कर्णप्रयाग है, इसमें पिंडार और अलकनंदा का होता है। रुद्रप्रयाग है, इसमें मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। और देवप्रयाग में प्रसिद्ध है भागीरथी और अलकनंदा का संगम। आगे देखो, ये कुछ मैप्स आए, इसमें मैप में देखो अच्छे से कि जैसे ये यमुनोत्री, मतलब यमुनोत्री से निकली है ये यमुना, ये गंगोत्री से भागीरथी, ये केदारनाथ की तरफ से ये मंदाकिनी, ये बद्रीनाथ, ये धौली गंगा है, इसमें आके लग जाती है अलकनंदा में विष्णु प्रयाग पर। ये नंद प्रयाग, ये नंदाकिनी है और ये पिंडार है। ये यहाँ पर कर्णप्रयाग, उसके नीचे रुद्रप्रयाग और ये देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद ये संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है। अब आगे देखते हैं कि गंगा के दाएं तथा बाएं दोनों तटों से अनेक सहायक नदियां आकर के मिलती हैं, जिनमें यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, जो बंदरपूत चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है तथा प्रयागराज में गंगा के दाएं तट पर आकर के मिलती है। और सोन भी गंगा से दाएं तट पर आकर के मिलती है, गंगा के आगे मिलती है सोन, गंगा से यमुना के आगे। अब देखते हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये गंगा की सहायक यमुना की सहायक नदियां हैं। चंबल की सहायक नदियों में बनास, काली सिंध, मतलब बनास और काली सिंध, कूनो ये हैं। बनास की सहायक नदियों में खारी एवं धुंध प्रमुख हैं। ये खारी और धुंध ये बनास की सहायक हैं। अब ये देखते हैं वितरिका क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटरी, मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें नहीं मिलती है, जैसे हुगली, जैसे मुख्य नदी से निकलती है, ठीक है। जैसे गंगा की जो यमुना की जो मेघना की संयुक्त धारा है, मतलब गंगा की जैसे एक पश्चिमी बंगाल की तरफ निकल गई गंगा, दो भागों में बट जाती है, एक बांग्लादेश की तरफ, तो उससे निकलती है ये हुगली। जब ये हुगली निकलने के बाद डायरेक्ट मतलब डेल्टा में या बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो उसी को वितरिका कहते हैं। ये उसमें दोबारा उस जिस नदी से निकलती है उसमें दोबारा नहीं मिलती है, ठीक है। और सहायक नदी, मुख्य नदी में मिलने वाली नदी जिसका आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा होता है, उसी को सहायक नदी कहते हैं। क्योंकि जब ऊंची होगी तभी तो नीची में जाके मिलेगी, नीची होगी तो वो ऊंची नदी उसी में आके मिल जाएगी। कोसी गंगा के बाएं तट से निकलती है, कोसी गंगा के बाएं तट से मिलती है। इसके द्वारा अपने नदी मार्ग के अधिक कटाव तथा मार्ग परिवर्तन के कारण ही इसे बिहार का शोक कहते हैं। याद रखना, बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी जानी जाती है। गोमती, घाघरा, गंडक आदि गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। दामोदर हुगली के दाएं तट की एक प्रमुख नदी है, इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ये जो दामोदर है ये हुगली की सहायक नदी है और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। गंगा नदी पर ही राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, ठीक है, जो प्रयागराज से हल्दिया तक है। ये देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मैप है और अच्छे से देखना इसे। आगे देखते हैं गंगा एवं उसकी सहायक नदियों से संबंधित कुछ तथ्य हैं। ये गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में। गंगा की नदियों में मतलब भारत की नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र इसी का है। 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया और 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा तथा यमुना नदियों को जीवित नदी का दर्जा दिया। 2017 में गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है वो कानपुर है। गंगा नदी अपने प्रवाह में जो मतलब गंगा नदी अपने प्रवाह क्रम में जिस जिस नामों से जानी जाती है अलग अलग राज्यों में, वो सामने दिए गए हैं। जैसे गंगा नाम से ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जानी जाती है। और हुगली व भागीरथी से पश्चिम बंगाल, 2 वितरकाओं में बंटने के पश्चात मुख्य शाखा भागीरथी बांग्लादेश चली जाती है। हुगली तो पश्चिम बंगाल में और भागीरथी बांग्लादेश में। और पद्मा बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद, जैसे ये भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो उसी का नाम परिवर्तन हो जाता है और पद्मा नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। और मेघना, जमुना यानी ब्रह्मपुत्र
जो ब्रह्मपुत्र है वो बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र से मिलने के पश्चात अंततः मेघना के नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। पद्मा और जमुना की जो मतलब संयुक्त धारा बहती है उसी को मेघना के नाम से जाना जाता है, और यह मेघना नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से बहती है, और यह गंगा नदी जो है बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र देखते हैं अब। हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है। चेमायुंगडुंग हिमानी से, जिसके पश्चात तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में रांगो सांगपो इसके दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र को जो है सिंगम उसमें तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में ही इसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम है रांगो सांगपो। अब इसके बाद सिंटेक्सियल बैंड के सहारे नामचा बरवा के निकट मध्य हिमालय को काटती हुई यंगयाप दर्रे के द्वारा दक्षिण दिशा में मुड़कर यू टर्न लेते हुए मतलब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसको सियांग अथवा दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है, तथा दिबांग एवं लोहित इसके बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी हैं। ठीक है। और जब इन नदियों के द्वारा मतलब जब दिबांग और लोहित से नहीं, जब दिबांग और लोहित इससे मिल जाती हैं तो उसके बाद इसकी जो संयुक्त धारा है उसी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, दिबांग और लोहित के मिलने के बाद। आगे ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो बता दिया था या सांपू के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना, और जब यह संयुक्त धारा हो जाती है इसकी तो मेघना के नाम से जाना जाता है, और वही बंगाल खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। आगे यह है, इसका मैप है, यह ब्रह्मपुत्र है सबसे ऊपर। ठीक है। जैसे ये आई अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश किया, असम से होते हुई बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली गई है। आगे और है कुछ इसमें कि यह विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। इनमें सिल्ट का निक्षेपण अत्यधिक मात्रा में होता है, और इस पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग सेकंड है वो इसी नदी पर है, और यह सादिया से धुबरी तक है। ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है असम में माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तथा बाएं दोनों तटों से इसकी सहायक नदियां आकर के मिलती हैं, जिनमें सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अमो, संकोच, तीस्ता इसके दाएं तट की हैं, तथा दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपली, मेघना तथा बराक इसके बाएं तट से आकर के मिलती हैं। मेघना की मुख्य धारा बराक नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। जो मेघना की मुख्य धारा मतलब सहायक नदी है बराक नदी, उसका जो उद्गम है मणिपुर की पहाड़ी से होता है। इसकी मुख्य सहायक नदियां माकू, तरंग, तुईवई, जिरी, सोनाई, रुकनी, कातखल, धलेश्वरी, लांगाचिनी, मधुबा और जटिंगा हैं। लोहित नदी को खूनी नदी कहा जाता है। याद रखना, जो खूनी नदी है वो लोहित नदी को कहा जाता है। और भारत में जो नदियों की द्रोणी दी हुई है वो घटते क्रम में, मतलब कौन सी द्रोणी का बड़ा आकार है, सबसे बड़ा आकार है द्रोणी का भारत में गंगा का, उसके बाद सिंधु का, उसके बाद गोदावरी का, उसके बाद कृष्णा का, उसके बाद ब्रह्मपुत्र का और महानदी का, मतलब अपवाह क्षेत्र इसका। अब हिमालय की नदियों से संबंधित कुछ परियोजनाएं दी हुई हैं कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य से संबंधित है और क्या नाम है उस परियोजना का। जैसे इसमें सबसे पहली परियोजना है भाखड़ा नागल बांध परियोजना।
ये सतलुज नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 4 राज्यों से संबंधित है। याद रखना, भाखड़ा नागल सतलुज नदी पर। आगे इंदिरा गांधी परियोजना, ये सतलुज और ब्यास नदी दोनों पर है, पंजाब और हरियाणा और राजस्थान तीनों राज्यों से संबंधित है। आगे पोंग परियोजना, ये व्यास नदी पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। आगे चमेरा परियोजना, ये रावी नदी से संबंधित है और हिमाचल प्रदेश में। आगे थीन परियोजना, ये रावी नदी से संबंधित, पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य में। आगे नाथपा झाकरी परियोजना, ये सतलुज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। आगे सलाल परियोजना, ये चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। ये देखना क्रम से सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती ये तीनों चिनाब नदी पर हैं और जम्मू कश्मीर में हैं। और ये दो तुलबुल और उरी ये झेलम नदी पर हैं और जम्मू कश्मीर में हैं दोनों। याद रखना, झेलम नदी पर तुलबुल और उरी, दुलहस्ती, सलाल और बगलिहार ये तीनों चिनाब पर, जम्मू कश्मीर में। आगे टेहरी परियोजना, ये भीलांगना और भागीरथी से संबंधित है और उत्तराखंड राज्य में है। आगे रामगंगा परियोजना, ये रामगंगा नदी पर और उत्तराखंड में। आगे टनकपुर परियोजना, ये काली, जिसको शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड और नेपाल दोनों से संबंधित है। काली नदी को ही शारदा नदी कहा जाता है। गंडक नदी परियोजना, यह गंडक नदी पर है, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से संबंधित है। आगे कोसी, ये कोसी नदी पर, बिहार और नेपाल से। आगे रेहंद परियोजना, ये रेहंद नदी पर और उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में रेहंद परियोजना है, रेहंद नदी पर। आगे बाण सागर परियोजना, सोन नदी पर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से संबंधित है। आगे माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है ये। आगे माता टीला हो गई। चंबल परियोजना, ये चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश और राजस्थान से संबंधित। आगे दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी पर, झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आगे मयूराक्षी परियोजना, ये मयूराक्षी नदी पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आगे फरक्का सागर परियोजना, चंबल नदी पर है, फरक्का सागर नहीं, फरक्का सागर है गंगा नदी पर और ये पश्चिम बंगाल में है। आगे गांधी सागर परियोजना, चंबल नदी पर है गांधी सागर और मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर और राजस्थान में। आगे कोलदाम परियोजना, कोलदाम परियोजना सतलुज नदी पर और हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। आगे मंडी परियोजना, मंडी परियोजना ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश से संबंधित। कामेंग जल विद्युत परियोजना, कामेंग, ये कामेंग नदी पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। तेपाईमुख जल विद्युत परियोजना, ये बराक और तुईवाई नदी से संबंधित है और मणिपुर राज्य में है। याद करने योग्य ये है तिलैया परियोजना, याद करने योग्य तो सभी है पर इंपोर्टेंट है ये तिलैया परियोजना और ये बराकन नदी पर है, बराकन नदी पर, झारखंड में। अब आगे प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र, मतलब अब तक तो देखे थे हमने उत्तर भारत की, अब देखते हैं प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण भारत की अधिकतर। जैसे प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी घाट अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के मध्य एक प्रमुख जल विभाजक का कार्य करता है। जो भारत का पश्चिमी घाट है वो अरब सागर और पश्चिमी मतलब बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं उसमें जल विभाजक का कार्य पश्चिमी घाट करता है। अब इसमें आगे प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर होने के कारण प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों का जो मतलब ढलान है वो पूर्व की तरफ है, जिस कारण ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये अधिकतर नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो बंगाल की खाड़ी में जितनी नदियां गिरती हैं अधिकतर सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं।
प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अपवाद स्वरूप बंगाल की खाड़ी में न गिरकर अरब सागर में गिरती हैं, क्योंकि ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं तथा ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं। जो ये नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियां हैं, ये पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं। मतलब इन्हीं घाटियों के ऊपर इनका नाम पड़ा है, नर्मदा और ताप्ती। आगे, हिमालय अपवाह तंत्र की अपेक्षा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र अधिक पुराना है। इसकी द्रोणियां आकार में छोटी हैं। दक्षिण भारत की नदियां मुख्यतः वृक्षाकार अपवाह तंत्र बनाती हैं। याद रखना, दक्षिण भारत की जितनी नदियां हैं अधिकतर वृक्षाकार अपवाह तंत्र बनाती हैं तथा अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में कुछ प्रमुख नदियां नीचे दी हुई हैं। जैसे अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं उनमें नर्मदा, ताप्ती, महाही, साबरमती, पेरियार, मांडवी और ज्वारी प्रमुख हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वालियों में स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी हैं। अब सबसे पहले नर्मदा नदी को देखते हैं। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात उत्तर में विंध्यन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर के बहते हुए अरब सागर की खम्मात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और इसी नदी पर, नर्मदा पर ही सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। यह जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर सेलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। यह भी याद करना कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, पूछा जाता है तो याद रखना नर्मदा नदी पर है। ओरसंग नर्मदा के दाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है, ओरसंग, तथा तवा, बंजर, शेर आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे ताप्ती नदी या इसे तापी नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई है कुल 724 किलोमीटर और इसकी नर्मदा की है 1312 किलोमीटर। ध्यान नहीं रहा था, नर्मदा की है 1312 किलोमीटर और ताप्ती की 724 किलोमीटर। इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों यानी मुल्ताई नामक स्थान से होती है। यह भी भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर के खम्मात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र यानी नदी द्रोणी लगभग 80% भाग महाराष्ट्र में है, इसका राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में, और इसमें भी महाराष्ट्र में 80% है इसका। गिरना इसके बाएं तट पर, तापी के बाएं तट पर गिरना तथा अरुणावती इसके दाएं तट से मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। गिरना तो इसके बाएं तट से और अरुणावती इसके बाएं तट से। आगे गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और जिसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदियों में सबसे बड़ी नदी भी है और इसका अपवाह तंत्र भी सबसे बड़ा है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबकेश्वर स्थान से निकलती है। पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे, आकार एवं विस्तार में बड़ी होने के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा यानी दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र यानी नदी द्रोणी का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में है और इसके अलावा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में भी है। ये देखो गोदावरी नदी का ये मैप है, ठीक है। इसके जूम करके मतलब पॉज करके देख लेना वीडियो को। आगे है कृष्णा नदी। इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से होता है।
इसकी सहायक नदियों में तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी तथा भीमा है। तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तुंगभद्रा की प्रमुख सहायक नदी हगरी है। हगरी हगरी तुंगभद्रा की प्रमुख सहायक नदी है और तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे कृष्णा नदी का अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, यानी कर्नाटक में नदी का 44% भाग है और तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में भी है। आगे कृष्णा नदी गोदावरी नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। जैसे भारत का सबसे बड़ा तो सुंदरबन का डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का, उसके बाद है कृष्णा और गोदावरी का सबसे बड़ा डेल्टा जो आंध्र प्रदेश में बनाती है। ठीक है, कृष्णा नदी जल विवाद, जो कृष्णा नदी का जल विवाद है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र तीनों राज्यों के बीच है। यह कृष्णा नदी बेसिन है, देख लेना इसे। आगे महानदी, इसकी लंबाई है 851 किलोमीटर। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा पहाड़ी के पास से होता है तथा यह नदी ओडिशा में बहती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो महानदी है इसका उद्गम धमतरी जिले में सिहावा पहाड़ी के पास होता है छत्तीसगढ़ से, और यह नदी ओडिशा में बहती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शिवनाथ, मांड, ईव इसके बाएं तट से लगने वाली प्रमुख नदी हैं तथा जोंक, ओंग और तेल इसके दाएं तट से लगने वाली प्रमुख नदी हैं। हीराकुंड, टिकरपारा बांध इस नदी की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। हीराकुंड और टिकरपारा महानदी की। महानदी द्रोणी का अपवाह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा ओडिशा राज्य में है। आगे कावेरी नदी, इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर और इसका उद्गम है कर्नाटक के कोडागु यानी कोगाडू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, और इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। याद रखना, कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। जैसे गोदावरी को कहा जाता था ना पहले दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा, तो इसको कहा जाता है दक्षिण की गंगा। गोदावरी को दक्षिण गंगा और कावेरी को दक्षिण की गंगा। इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत, लेकिन याद रखना का से कावेरी, अगर की लग जाए बीच में दक्षिण की गंगा तो वो कावेरी है। ऊपर घाट में दक्षिण पश्चिमी मानसून तथा निचले घाट में उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा वर्षा की उपलब्धता के कारण ही यह हिमालयी नदियों की तरह एक सदा नीरा नदी है, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में एक अपवाद है। मतलब कावेरी नदी में अधिकतर सदा मतलब 12 महीने पानी रहता है, और यह दक्षिण भारत की एक अपवाद है क्योंकि दक्षिण भारत में जो है मौसमी नदियां पाई जाती हैं। यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है जिसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। इसकी द्रोणी तमिलनाडु तथा पंडुचेरी में 56%, केरल में 3% तथा कर्नाटक में 41% है। हेमावती, लोकापावनी, हैरांगी, सिमसा और अर्कावती इसके बाएं तट से लगने वाली प्रमुख नदी हैं। लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती इसके दाएं तट से लगने वाली प्रमुख नदी हैं। यह नदी 3 बार 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे चलकर पुनः मिल जाती है। अपने प्रवाह क्रम में यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंग में द्वीपों का निर्माण करती है। मतलब श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम ये प्रमुख द्वीपों का निर्माण कावेरी नदी के द्वारा ही होता है। आगे देखो ये लूनी नदी के बारे में है। इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर और इसका उद्गम है अजमेर के निकट दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से होता है। यह राजस्थान तथा गुजरात में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रन का मतलब कच्छ के जो रन का दलदल है उसी में विलुप्त हो जाती है, और यह अंतःस्थलीय भूमि मतलब अंतःस्थलीय नदी है। यह एक अंतरप्रवाही नदी है
अंतर्वाही, जो लवड़ नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। सरस्वती, बूंदी, सुकरी एवं जवाई इसकी प्रमुख सहायक हैं। सरस्वती नदी का उद्भव पुष्कर झील से होता है। आगे अब देखो तटीय नदियों को। तटीय क्षेत्रों में अनेक छोटी नदियां हैं। ये नदियां पश्चिम में अरब सागर की ओर और पूरब में बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में शत्रुंजी, भद्रा या भादर, बैतरणी, कालिंदी या कालिंदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, वेदवती, शरावती, भरतपुजा, पेरियार और पंबा। तथा पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में वंशधारा, पेन्नार, पलार, बैगई, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी ये प्रमुख हैं। अब ये हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच में कुछ अंतर दिया हुआ है। ये अंतर देखते हैं पहले कि जैसे एक साइड में हिमालय नदियां हैं और एक साइड में प्रायद्वीपीय नदियां। तो पहले हिमालय नदियों में देखते हैं कि हिमालय नदियां लंबाई में अधिक लंबी हैं और इनका जलग्रहण क्षेत्र जो है वह भी बड़ा है, और प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई जो है अपेक्षाकृत कम है और जलग्रहण क्षेत्र भी कम है इनका हिमालय की तुलना में, हिमालय नदियों की तुलना में। और हिमालय नदियों को जल वर्षा के द्वारा भी और हिम के द्वारा भी मिलता है, अतः ये बारहमासी हैं। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो मौसमी है अधिकतर, और इन नदियों का स्रोत वर्षा है, अतः गर्मियों के मौसम में ये सूख जाती हैं। और हिमालयी नदियां गहरी घाटियों या गोर्ज का निर्माण करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं घाटियां कम गहरी व उथली होती हैं। हिमालयी नदियां विसर्ग बनाती हैं और मार्ग भी बदलती रहती हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां अपेक्षाकृत सीधा मार्ग बनाती हैं और मार्ग नहीं बदलती हैं। हिमालयी नदियां अपने विकास की युवावस्था में है, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ावस्था में है, मतलब पुरानी है। और हिमालय की नदियां सामान्यतः पूर्ववर्ती व अनुवर्ती दोनों हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः अनुवर्ती, अध्यारोपित व पुनर्युवित तीनों प्रकार की हैं। आगे हिमालय की नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, जिनमें प्रमुख है गंगा ब्रह्मपुत्र का, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और प्रायद्वीपीय नदियां अपेक्षाकृत मुहाने पर ज्वारनदमुख या छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए नर्मदा तथा ताप्ती ज्वारनदमुख। और हिमालय नदियां नौवहन और सिंचाई के लिए अनुकूल हैं, जबकि नौवहन और सिंचाई के लिए प्रायद्वीपीय नदियां अनुकूल नहीं हैं। आगे ये नदियां तथा उनसे संबंधित कुछ तथ्य दिए हुए हैं सारणी के रूप में। एक तरफ नदी, उसके आगे उद्गम स्थल और उसकी सहायक नदियां और उसका संगम और उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। जैसे पहली नदी है सिंधु। सिंधु नदी का उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट सिंगी खम्मान हिमनद से, और इसकी प्रमुख सहायक नदियां पंचनद हैं एक दो, और इसके बाद है श्योक, गिलगित, जास्कर, हुमजा, नुब्रा, सिगार व काबुल। और इसका जो मुहाना है वो अरब सागर में है। और इसकी विशेषताओं में बुंजी के पास गहरे गोर्ज का निर्माण, मतलब बुंजी के पास ये गहरे गोर्ज का निर्माण करती है और लेह इसके दाएं तट पर स्थित है। आगे झेलम नदी, यह वेरीनाग यानी जम्मू कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। और इसकी सहायक नदियों में किशनगंगा, जो पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानी जाती है, सहायक नदी है किशनगंगा। और यह मतलब झेलम नदी आगे चल के चिनाब में मिल जाती है। और इसकी विशेषताओं में यह बुलर झील से होकर के बहती है, कश्मीर घाटी में इसका बहाव विसर्पी है, श्रीनगर इसके तट पर बसा हुआ है। आगे चिनाब नदी, यह चंद्रा एवं भागा दो नदियों की संयुक्त धारा से बनती है। ये दोनों केलांग के निकट तांडी में मिलती हैं। चंद्रा एवं भागा का उद्गम हिमाचल में हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों से होता है। झेलम, रावी और तवी इसकी सहायक हैं। सतलुज नदी में यह आगे जाकर के मिल जाती है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसकी ये महत्वपूर्ण विशेषता है चिनाब की। आगे रावी नदी, यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और यह चिनाब नदी में आगे जाकर के मिल जाती है, रावी नदी पाकिस्तान के समीप।
और इसकी विशेषताओं में हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर बहती है यह। आगे व्यास नदी। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है जो हिमाचल प्रदेश में है, और यह सतलुज नदी में आगे जाके मिल जाती है। और इसकी विशेषता हर के बैराज जहां व्यास एवं सतलुज नदियों का संगम है, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है जिससे इसका अपवाह केवल भारत में है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है व्यास नदी की कि इसका अपवाह जो है भारत में है, और बैराज हर के बैराज जो है इससे संबंधित है। आगे सतलुज नदी, यह मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है जो तिब्बत में है, और इसकी सहायक नदी व्यास है, और यह आगे चल के चिनाब नदी में मिल जाती है। लुधियाना एवं फिरोजपुर इसके किनारे बसे हुए हैं सतलुज के। आगे गंगा नदी। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री की हिमनद से निकलती है, और भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं तो संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। इसकी बाएं तट पर मिलने वाली नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा हैं, तथा दाएं तट पर यमुना, सोन, टोंस हैं। और यह बंगाल की खाड़ी में मेघना नाम से प्रवाहित मतलब विसर्जित हो जाती है। और इसकी विशेषता में हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा भारत की पवित्रतम नदी है, और 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, और 2008 में, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है इसका। और 2017 में गंगा और यमुना को उत्तराखंड ने जीवित नदी का दर्जा दिया था। आगे सोन नदी। सोन नदी का जो उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से है। इसकी सहायक नदियों में रेहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपद और कनहर हैं, और यह आगे जाके गंगा नदी में पटना से पश्चिम दानापुर में मिल जाती है। इसकी विशेषता है इस नदी का नाम सोन इसलिए पड़ा क्योंकि इस नदी के बालू यानी रेत पीले रंग के हैं जो सोने की तरह चमकते हैं, इसी वजह से इसका नाम सोन नदी पड़ा। आगे है रामगंगा। रामगंगा गैंडसेड़ के निकट गढ़वाल की पहाड़ी से निकलती है। खोह, गंगन और अरेल इसकी सहायक नदी हैं। गंगा से आगे जाके कन्नौज के पास मिल जाती है, और इसकी विशेषताओं में बाईं ओर से मिलने वाली यह गंगा की पहली बड़ी सहायक नदी है रामगंगा। और कार्बेट, जो जिम कार्बेट है राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, उससे होकर के अपवाहित होती है। आगे गोमती नदी। फुलहड़ झील यानी पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश से निकलती है ये, और इसकी सहायक नदी सही है, गंगा में मिल जाती है आगे चल के गाजीपुर के निकट। और इसकी विशेषताओं में लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर इसके किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। आगे घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है मानसरोवर झील के निकट मामचा चुंग हिमनद से निकलती है, और इसकी सहायक नदियों में सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंडक हैं, और यह आगे गंगा में बिहार में छपरा के पास मिल जाती है। और इसकी विशेषताओं में शारदा नदी रामपुर के निकट कोरियाला में घाघरा से मिलती है। छपरा के निकट गंगा में मिलने से पूर्व यह नदी लंबी दूरी तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। जो ये घाघरा नदी है यह उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। आगे तीस्ता नदी। तीस्ता नदी पाउनरी हिमनद यानी सिक्किम से निकलती है, और इसकी रंगीत सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी में जमुना जिसका नाम है बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। और इसकी प्रमुख विशेषता है कि तीस्ता नदी जल विवाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच है। आगे गंडक नदी। यह नेपाल से निकलती है, नेपाल हिमालय से, और इसकी सहायक नदी त्रिशुली और मांडी है, और यह गंगा में जाके मिलती है पटना के समीप सोनपुर यानी हाजीपुर में। और इसकी विशेषताओं में काली एवं त्रिशुली नदियों के संगम से बनी है। यह काली एवं त्रिशुली नदियों के संगम से बनी है, तथा इसका दूसरा नाम नारायणी नदी भी है। त्रिवेणी नहर इसी नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर कहां से निकलती है? गंडक नदी से। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, कल स्टार्ट करेंगे हम कोसी नदी से। ठीक है, तो आज ये नदी अपवाह तंत्र था, आपके सामने मैंने काफी हद तक डिस्कस किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपके लिए एग्जाम से संबंधित बहुत यूजफुल होगा। आप इसे बार बार पढ़ना और
नोट्स भी बनाते रहना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करना ना भूलना। ठीक है, पढ़ते रहना, हंसते रहना और मुस्कुराते रहना। ठीक है, धन्यवाद।